हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, जो कि हैं 6 मार्क्स के। तो सभी बच्चे ध्यान देकर इन क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, नॉकआउट के आधार पर 24 टीमों के लिए फिक्सचर तैयार करना। वैसे तो हमारे चैनल पे कई वीडियोस आ चुके हैं इसको लेकर, लेकिन हम अभी आपको इसके बारे में समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम करते हैं कुल मैच इज इक्वल टू कुल मैचों की संख्या -1। तो ये हो जाता है 24 - 1 इज इक्वल टू 23। कुल चक्र 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, संख्या 2 की पुनरावृत्ति 5 चक्र में हो रही है। इसका मतलब 5 राउंड्स में हम इस फिक्सचर चार्ट को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं वरिष्ठ अर्ध अपर हाफ के टीमों की संख्या। फॉर्मूला होता है कुल टीमों की संख्या अपॉन 2। तो हम लिख सकते हैं 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12। सो क्योंकि टीमें 16 से ज़्यादा हैं, इसलिए टीमों को क्वार्टर में बांटा जाएगा। सो यहाँ पर देख लीजिए, 24 को 4 से डिवाइड किया गया है और 6 बार गया है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक क्वार्टर आपका 6 टीम का होगा। सो यदि शेषफल 0 हो पहला क्वार्टर में टीमों की संख्या भागफल क्वार्टर इज इक्वल टू 6। दूसरे क्वार्टर में भी इसी तरीके से 6 टीम आ जाएंगी, सेम इसी तरीके से थर्ड में भी एंड फोर्थ में भी। सो अब 22 निकालने की प्रक्रिया, कुल 22 इज इक्वल टू 2 की अगली पावर, मतलब 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 होने से जो संख्या बनती है वो क्या बनती है, 32। सो हमें ये देखना होता है कि अगर टीमें 16 से ज़्यादा हैं तो वो 32 से घटाई जाती हैं। तो यहाँ पर टीमों की संख्या है 24, तो हम घटाएंगे 32 से, तो हमें पता चल जाती है 22 कितनी दी जानी है। तो यहाँ पर माइनस करने पर आ रहा है हमारा आंसर 8। सो अब हम आगे क्या करते हैं, वरिष्ठ अर्ध ऊपरी हाफ में 22 की संख्या 8 अपॉन 2। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इवन संख्या है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगता है NB अपॉन 2। अगर ऑड संख्या होती तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता अपर हाफ के लिए NB - 1 अपॉन 2। सो क्योंकि यहाँ पर इवन है तो NB अपॉन 2 इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, और इसी तरीके से लोअर हाफ में भी 22 की संख्या 4 निकल के आती है। तो चलिए अब फिक्सचर की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेके 24 तक टीम्स को लिखा गया है, और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड एंड फिफ्थ राउंड ऊपर की तरफ लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से, यहाँ पर जो 22 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 22 नंबर 1 12 पर है, 13 पर है, 18 पर है, 19 पर है, 24 पर है, 1 पर है एंड 6 पर है, 7 पर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 22 कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। ऊपर भी 4 हैं, नीचे भी 4 हैं। ठीक है, उसके बाद जो पहला मैच हुआ है वो सेकेंड और थर्ड में हुआ है। उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है। उसके बाद सेकेंड क्वार्टर में फर्स्ट राउंड में जो मैच हुए हैं 8 और 9, उसके बाद 10 और 11। उसके बाद थर्ड क्वार्टर में मैचेस हुए हैं 14 और 15, उसके बाद 16 और 17। उसके बाद लास्ट जो क्वार्टर है फोर्थ, उसमें 20-21 का मैच हुआ है और 22-23 का मैच हुआ है। तो जिन टीमों को बाई मिली है वो सेकेंड राउंड में है। इन टीमों के जो फर्स्ट राउंड में विजेता हुई हैं उनके साथ खेलते हैं। तो फर्स्ट टीम खेल रही है सेकेंड राउंड में सेकेंड और थर्ड के विजेता के साथ। उसी तरीके से 6 नंबर जो टीम है वो खेल रही है 4 और 5 के विजेता के साथ। इसी तरीके से 7 नंबर टीम जो है सेकेंड राउंड में खेल रही है 8 और 9 के विजेता के साथ। उसी तरीके से 12 नंबर टीम सेकेंड राउंड में खेल रही है 10 और 11 के विजेता के साथ। उसके बाद थर्ड क्वार्टर में 13 टीम जो है वो 14 और 15 के विजेता के साथ खेल रही है,
और 18 जो टीम है वो 16 और 17 के विजेता के साथ खेल रही है। इसी तरीके से फोर्थ क्वार्टर में भी टीम नंबर 19 20 और 21 के साथ खेल रही है और टीम नंबर 24 22 और 23 के विनर के साथ खेल रही है। तो इसी तरीके से टीम्स विन होकर आती हैं क्वार्टर फाइनल में, जो कि हमारा थर्ड चक्र है। तो यहाँ पर आपस में मैच करेंगी, 4 मैचेस होंगे क्वार्टर में, उसके बाद सेमीफाइनल होगा फोर्थ राउंड में, उसके बाद फाइनल होगा फिफ्थ राउंड में। तो इस तरीके से हमारा ये फिक्सचर तैयार हो जाता है और इस तरीके से बनाने पर आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्थागत प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? विद्यार्थियों के लिए संस्थागत प्रतियोगिताओं क्यों महत्वपूर्ण हैं? उत्तर, संस्थागत यानी कि इंट्रामुनल प्रतियोगिता। संस्थागत का अर्थ है संस्था के अंतर्गत, अर्थात इसका अर्थ है संस्था की दीवारों या कैंपस के अंदर होने वाले क्रियाकलापें। ये क्रियाकलापें केवल संस्था या स्कूल के विद्यार्थियों के लिए ही आयोजित की जाती है। इस गतिविधियों में दूसरे विद्यालय का कोई भी विद्यार्थी भाग नहीं ले सकता। वास्तव में संस्थागत प्रतियोगिता एक संस्थान के सभी विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने के लिए अभिप्रेरित करने वाले सर्वोत्तम साधनों में से एक है। प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक खेल के लिए है तथा प्रत्येक खेल प्रत्येक विद्यार्थी के लिए है। यह संस्थागत का आदर्श वाक्य हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियमित शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम विद्यार्थियों में अच्छी आदतों, कौशलों, ज्ञान व अन्य सामाजिक गुणों का विकसित करने का काम कर रहे हैं। संस्थागत का महत्व। संस्थागत गतिविधियों विद्यालय का संस्थान की प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक होती है। निम्न बिंदु इनमें से महत्व को प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1, विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक व सामाजिक विकास के लिए इंट्रामुनल अति आवश्यक है। नंबर 2, ये कार्यक्रम विद्यार्थियों के आचरिक व नैतिक मूल्यों के लिए भी बल देता है। नंबर 3, संस्थागत प्रतियोगिताएं बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के लिए आवश्यक है। नंबर 4, ये कार्यक्रम बच्चों की लड़ाकू प्रवृत्ति को शांत करने के लिए भी ज़रूरी है। नंबर 5, ये कार्यक्रम बच्चों को तरोताज़ा रखते हैं तथा अन्य चुस्त बनाते हैं। नंबर 6, संस्थागत प्रतियोगिताएं बच्चों को अधिक से अधिक मनोरंजन प्रदान करती हैं। नंबर 7, विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने के प्रचुर अवसर प्रदान करते हैं। नंबर 8, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के लिए भी आवश्यक होते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मधुमेह का क्या अर्थ है? मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए कोई 3 आसान विधि लिखो। उत्तर, मधुमेह डायबिटीज़। मधुमेह एक खतरनाक बीमारी है। यदि मधुमेह को नियंत्रित नहीं किया जाए तो इससे गुर्दे फेल होना, आँखों की रोशनी को कम होना, हृदय वाहिका संबंधी बीमारियों के होने का डर होता है। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के रक्त में शुगर के स्तर को बढ़ा सकती है। रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में शुगर के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। मधुमेह के कारण व्यक्ति को थकावट होना, पेशाब करने की आवश्यकता बार बार महसूस करना, हाथों व पैरों का सुन्न हो जाना, दृष्टि धुंधली हो जाना, शरीर व भार का अत्यधिक कम या अधिक हो जाना व घाव का न भरना मधुमेह के सामान्य लक्षण हैं। मधुमेह का महत्वपूर्ण कारण है लोगों का अपनी जीवन शैली से व्यायाम तथा सैर का त्यागना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अक्षमता शिष्टाचारों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, नंबर 1, उचित शब्द का चयन। पहले के समय में अक्षम व्यक्ति के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जैसे विकलांग, शारीरिक रूप से विकसित, मानसिक रूप से विकसित आदि। परंतु आज के समय में हमें उन्हें व्यक्ति क्षमता के साथ अथवा
दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2, उचित संबोधन। किसी सभा में हमें उन्हें उनके नाम के साथ संबोधित करना चाहिए, जिस प्रकार और लोगों को संबोधित कर रहे हों। नंबर 3, हाथ मिलाना। जब भी मिले सर्वप्रथम दिव्यांग व्यक्ति के साथ मिलने के लिए पेशकश करनी चाहिए। यदि दिव्यांग व्यक्ति का सीधा हाथ ना हो तो उल्टे हाथ से हाथ मिलाकर सम्मान करना चाहिए। नंबर 4, सहायता। तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि आपके द्वारा सहायता की पेशकश को दिव्यांग द्वारा स्वीकार न कर लिया जाए। नंबर 5, सहायक। जब भी दिव्यांग के स्पर्श में जाएं तो बिना किसी सहायता के दिव्यांग से बातचीत करें। नंबर 6, पहचान। जब भी दृष्टि संबंधी दिव्यांग के संपर्क में आए, सर्वप्रथम अपनी तथा बाद में जो भी आपके साथ हो उसकी पहचान दिव्यांग से करवाएं। उसके उपरांत बातचीत शुरू करें। नंबर 8, व्हील चेयर पर बैठने दिव्यांग की पीठ तथा कंधे पर थपथपाना नहीं चाहिए। नंबर 9, झुकना। व्हील चेयर पर बैठ दिव्यांग की व्हील चेयर पर नहीं झुकना चाहिए। नंबर 10, ध्यानपूर्वक संपर्क। जब भी किसी दिव्यांग के संपर्क में आए तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि चोट तथा दुर्घटना घटित ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो चलिए पढ़ते हैं। बच्चों के बाल्यावस्था में गामक विकास पर चर्चा कीजिए। गामक विकास को लेकर कई तरह के से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनके आंसर्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बच्चों में गामक विकास अध्ययन बाल्यावस्था के निम्नलिखित 3 चरणों किया जा सकता है। नंबर 1, प्रारंभिक अवस्था, नंबर 2, मध्यकाल अवस्था और नंबर 3, उत्तर बाल्यावस्था। अब इन तीनों अवस्थाओं को अलग अलग जानते हैं। इस अवस्था की अवधि दूसरे वर्ष से प्रारंभ होती है तथा छठे वर्ष तक चलती है। इस अवधि के दौरान गामक विकास अधिक तेजी से होता है। इसे विद्यालय पूर्व अवधि कहा जाता है। इस अवधि के दौरान बालक दौड़ने, कूदने, फांदने जैसी मूलभूत गतिविधियों में निपुण हो जाता है। नंबर इस अवधि के दौरान सीढ़ी पर चढ़ने की क्षमता में दक्षता आ जाती है। इस अवधि में बच्चे के कदमों की लंबाई बढ़ जाती है और उसके दौड़ने का तरीका परिपक्व हो जाता है। वे कुशलतापूर्वक उछल तथा दौड़ सकते हैं। जिम्नास्टिक और तैराकी जैसे खेलों का प्रशिक्षण इस उम्र में शुरू किया जा सकता है। मध्यकाल में यह अवस्था 7 से 10 की आयु के बीच में रहती है। इस आयु में बालक में परिवर्तन होते हैं। बच्चे क्रियाशील तथा स्फूर्तिमान हो जाते हैं। विभिन्न शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने की प्रबल इच्छा होती है। आँख, हाथों और पैरों में समन्वय। आसन और संतुलन अच्छा बना रहता है। स्थिर व उत्तम गामक कौशल। मेल जोल करने की योग्यता में विकास का स्तर उच्चतम हो जाता है, जबकि लचक में विकास धीरे धीरे होता है। उत्तर बाल्यावस्था ये अवस्था होती है 11 से 12 वर्ष के बीच अथवा लैंगिक रूप से परिपक्व होने के प्रारंभ तक रहती है। इस अवधि में लड़कियां अपने मासिक धर्म के समय पूर्व आरंभ होने के कारण लड़कों की अपेक्षा अस्थायी रूप से अधिक लंबी व स्थूल होती हैं। लड़कों तथा लड़कियों की शारीरिक शक्ति में अंतर प्रारंभ हो जाता है। अधिकतर बच्चे सर्वाधिक जटिल गामक कौशलों में महारत हासिल कर लेते हैं। ये युवतियों तथा अधिक जटिल खेल सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। दौड़ने व कूदने की गतिविधियाँ गुणात्मक तथा संख्यात्मक रूप से इस अवस्था में तेजी से विकसित हो जाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6।
भार प्रशिक्षण किस प्रकार बच्चे के कार्यकुशलता में सुधार करता है, वर्णन कीजिए। अथवा भार प्रशिक्षण के लाभ बताइए। उत्तर। नंबर 1, आसन और गति विकास के सुधार। भार प्रशिक्षण विधि अच्छा आसन बनाने में मदद करती है और मांसपेशियों में वृद्धि। गति के विस्तार के लिए भी भार प्रशिक्षण द्वारा की जा सकती है। नंबर 2, मांसपेशीय शक्ति, अस्थीय घनत्व और सहन क्षमता में वृद्धि। प्रतिरोधक क्षमता का प्रशिक्षण अस्थायी घनत्व तथा मांसपेशीय द्रव्यमान में सुधार करता है। अधिक मांसपेशीय द्रव्यमान होने से सहन क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 3, चोटों से बचाव। भार प्रशिक्षण शरीर क्रियाकलाप और चोटों से बचाव करता है। नंबर 4, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल स्तर में सुधार। शारीरिक व्यायाम रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रशिक्षण के द्वारा खराब कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल स्तर को बढ़ाता है। यह रक्त परिसंचरण स्तर में वृद्धि करता है। नंबर 5, रोग प्रतिरोधक तंत्र में सुधार। पाचन तंत्र द्वारा विजातीय द्रव तथा एंजाइम्स को दूर किया जाता है। शरीर के अवयवों द्वारा भली प्रकार से कार्य करना, जिसमें बीमारियों और संक्रमण तत्वों से शरीर अच्छे प्रकार से लड़ सकता है। नंबर 6, मनोवैज्ञानिक व सामूहिक सुयोग्यता में सुधार। एक बच्चे का स्वास्थ्य शरीर जो समाज द्वारा स्वीकार है, सशक्त कार्यों को करने में मदद करता है। एक सुयोग्य शरीर, एक स्वस्थ शरीर बच्चों के आत्मविश्वास व आत्मसम्मान में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 7, महिला खिलाड़ी श्रेय क्या है, विस्तार में बताइए। उत्तर। महिला खिलाड़ी श्रेय महिला खिलाड़ियों में होने वाले रोगों के लक्षणों का समावेश व रोग है। असिब सुस्थिरता, ऑस्टियोपोरोसिस, रजोधर्म, अमीनोरिया, खाने संबंधी विकार, ईटिंग डिसऑर्डर। यह एक गंभीर बीमारी है जिससे जीवन में लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर व खतरनाक परिणाम होते हैं। इन रोगों समूहों में 3 परस्पर संबंधित परिस्थितियां हैं। नंबर 1, अस्थि सुस्थिरता। नंबर 2, रजोधर्म। नंबर 3, भोजन संबंधी विकार। इन्हें डीप से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्वर्ड स्टेप परीक्षण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अपनी बुक से पढ़ के आइएगा। इसमें आपको हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कैसा होता है वो करके बताना है। इसमें आपके सामने एक सीढ़ी नुमा डेस्क होती है जिसके ऊपर आपको जल्दी जल्दी कदम रखने होते हैं। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। शारीरिक शिक्षा एवं खेल में खेल चिकित्सा विज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आएगा। आपको बुक से डीपली पढ़ के जाना है और अपनी पूरी वर्ड लिमिट्स में लिखना है। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन है, अभिप्रेरण की तकनीकों का वर्णन कीजिए। उत्तर। इसमें 12 पॉइंट्स हैं और 12 पॉइंट्स की हेडिंग्स को आप याद कर लीजिएगा और इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नंबर 1 है मूल्यांकन, नंबर 2 है विभिन्नता, नंबर 3 है दर्शन, नंबर 4 है भर्तसन और नंबर 5 है छात्रवृत्ति, नंबर 6 है आधुनिक उपकरण, नंबर 7 है अभ्यास की समय सीमा, 8 है लक्ष्य निर्धारण, 9 है पुरस्कार, नंबर 10 है प्रशंसा, नंबर 11 है रुचिकर वातावरण और नंबर 12 है संचार माध्यम। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, खेलों में तालमेल संबंधी योग्यताओं से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 योग्यताओं का वर्णन कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को डीपली आराम से पढ़कर जाइएगा और सबसे ज़्यादा ध्यान इन्हीं क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट पे दीजिएगा। कंटेंट्स की हेडिंग्स को याद कर लीजिएगा और हेडिंग्स को आप विस्तार से पूरी वर्ड लिमिट के साथ आराम से लिखिएगा।
फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। ओके तो बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और इससे आपको कितनी हेल्प हुई। एग्ज़ाम्स होने के बाद भी आप इस पे कमेंट आकर दे सकते हैं कि हमारे कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आए। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पाएँ, क्योंकि अभी आने वाला है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से करके आना है, कौन कौन सी ट्रिक्स हमें अपनानी है अपने पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करवाने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।